संतोष कुमार, पेशे से अधिवक्ता और एक समाज सेवक। शायद कुछ लोग हमसे मिले भी होंगे पहले कहीं, या देवघर या गोड्डा में भी भेंट हुआ होगा। संतोष जी, जरा सा सुनने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए लोगों को। ये जो नाम जो दिया गया है अनुसूचित जाति सहकारी सहयोग समिति लिमिटेड, जिसका संतोष जी के द्वारा आप लोगों से फॉर्म भी भरवाया गया और कहा गया कि समिति में आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं। तो बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि समिति में रजिस्ट्रेशन कराने से होता क्या है। तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है, खड़ा हुई जरा सा। ये रामदेव दास जी आज से करीब कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने समिति का रजिस्ट्रेशन कराया था, और देखिए आज ये आपके निगम के संथाल परगना के डायरेक्टर निर्विरोध निर्वाचित किए गए। आपके देवघर जिला से केवल एक समिति का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो इनका था चरणकार औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड, अनुसूचित जाति चरणकार सहयोग समिति लिमिटेड। और 3 आपके संथाल परगना में 3 आपके साहेबगंज से हैं। एक ही परिवार के 3 व्यक्ति, बाप का, बेटा का और बहू का। माने उन लोग इतने जानकार थे शुरू से समिति के बारे में कि उन्होंने 3 समिति का गठन किया था कि भविष्य में कभी भी चुनाव होगा तो निगम में कब्जा हमारा होगा। डायरेक्टर के पद पर तो ये आ गए, पर अभी इनको इनका पावर नहीं पता चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस चीज को एकदम नगण्य करके रखा गया। उसी तरह जो समिति में आप लोग अपना निबंधन करा रहे हैं 1935 के तहत, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन थी। इसको देन कहा जाए हमारे लिए। हम खुशनसीब हैं कि वो चीज़ हमें प्राप्त हुआ। हम लोग तो कहते हैं जय भीम। अभी जिस तरह से जयदेव जी ने कहा कि अधिकार, बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिया, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, वाकई में नहीं जानता है कि अधिकार क्या है। अधिकार में आप संविधान में पढ़िए, जो मूलभूत अधिकार है वो सारे अधिकार ही हमारे हैं। हम अपने उन मूलभूत अधिकारों को लेने के लिए क्या कर रहे हैं? सब शांति से घर में बैठे हुए हैं। आगामी आने वाले 2 वर्षों में जितनी सरकारी स्कूलें हैं वो सारी बंद कर दी जाएंगी। लिख लीजिए आप लोग, कहाँ पढ़ेंगे आपके बच्चे? बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे? आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है, पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो क्या करेंगे आप लोग? ये समिति एक ऐसी देन है। इस समिति में निबंधन कराने के बाद इस समिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाएं। समिति के तहत बहुत सारे कार्य होते हैं। बहुत सारे का मतलब सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, हम वो सारी योजनाओं को करने में सक्षम हैं समिति के माध्यम से। पर अभी क्या किया कि कर क्या रहा है, 1996 में इसी के समतुल्य एक समिति का और निर्माण किया गया, जिसको जोड़ा गया स्वावलंबी समिति बना दिया गया, जिसमें 70% अनुसूचित जाति और बाकी 30% अन्य लोग। इस पर हम जितने भी जगह पर घूमे, लोगों को पूछा तो उन लोग जानने से कि नहीं, हम लोगों ने कोई भी समिति में ज्वाइन नहीं किया। घुस रहे हैं, NGO घुस रहे हैं, प्राइवेट फर्म घुस रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां घुस रही है, वो सारे घुस करके काम कर रहे हैं। हमारे बीच मच्छरदानी बांटने आएगा कौन? NGO। हमारे लिए नाली निर्माण करेगा कौन? NGO। हमारे लिए शौचालय निर्माण करेगा कौन? NGO। कर कहाँ से रहा? जितने भी शेड्यूल कास्ट का फंड है, शेड्यूल कास्ट का फंड को शेड्यूल कास्ट के बीच में ही खर्चा किया जाता है। और किसके माध्यम से? कंपनी या NGO के माध्यम से। अगर हमारी समिति रहती, पुल है वो पहले एकदम दिखेगा लाल। इस बार हेमंत सोरेन ने भी कुछ महीना पहले ये स्पष्ट कर दिया कि जितने भी सहयोग समितियां हैं, सहकारी सहयोग समितियां हैं, उनके माध्यम से पूरे झारखंड में कार्य को सुचारू ढंग से चलाया जाए। अब समिति है कहाँ, किससे चलाया जाएगा? हमारे लिए फंड्स आता है। फंड्स ऐसा वैसा नहीं, सुनिएगा तो माथा खराब होगा। हर विभाग में हमारे लिए 14% फंड है, 14%। किसी भी विभाग में आप कहीं भी जाकर पता कर लीजिए, आप अपने जिला के उपायुक्त से पता कर लीजिए कि सर किस किस विभाग में अनुसूचित जाति के लिए कितना फंड है और कौन सा विभाग हमारे बीच में काम करता है। तो कोई भी नहीं करता।
हमारे लिए बाबा साहब ने अलग से स्कूल की व्यवस्था की, अलग से अस्पताल की व्यवस्था की, अलग से और क्या कहते हैं इसी तरह करके, और भूल रहे हैं थोड़ा सा अस्पताल तो बोले जी, अस्पताल की व्यवस्था। कितने लोगों को मालूम है कि अस्पताल है हमारे पास में? हर जिले में हमारे लिए अलग से थाने की व्यवस्था की गई है, सिलाई प्रशिक्षण वगैरह वगैरह सब सारा चीज है। मैंने हर चीज अलग से एक व्यवस्था की गई है। मैंने मान करके चल लीजिए कि जितनी भी भारत देश में जितनी भी योजनाएं चलती है, उस योजनाओं का 10% हिस्सा केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए है, जो कि हमको कभी भी प्राप्त नहीं होता है। टोटल बजट का 10% अमाउंट केवल इंडिया के शेड्यूल कास्ट के बीच में खर्च करना है। 12.5% अमाउंट, 12.5% अमाउंट टोटल बजट का खर्च करना है। पर कितना खर्च होता है? कहीं भी कोई भी खर्च नहीं होता है। आखिर निकलेगा कहाँ से पैसा? कृषि के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं, औद्योगिक क्षेत्र में इतनी सारी संभावनाएं हैं, पर हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यही सब चीज को प्राप्त करने के लिए, यही योजनाओं की पूर्ति करने के लिए इस समिति का निबंधन कराया जा रहा है, जो कि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय 4 तरह से होता है। यदि एक समिति का निबंधन जिला स्तरीय हुआ है तो अन्य लोग उस समिति में अपना निबंधन करा सकते हैं, पर अलग से कोई निबंधन दोबारा नहीं होगा। स्वावलंबी में आप जा सकते हैं, स्वच्छंद रूप से आप दूसरे लोगों के साथ मिल करके स्वावलंबी में जा सकते हैं, पर ये 1935 अधिनियम के तहत जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका निबंधन दूसरा नहीं होगा। आप उसमें समाहित हो सकते हैं। उसी तरह प्रखंड स्तरीय है, उसी तरह पंचायत स्तरीय है। और जब ये इसका निबंधन हो जाएगा, निबंधन होने के पश्चात आपका एफिलिएशन होगा। एफिलिएशन होने के बाद जितनी भी योजनाएं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आएंगी, वो सारी समिति के माध्यम से उस जिले में कराई जाएगी। तो इससे होगा क्या? तो जितने सारे लोग समिति से जुड़े हुए हैं उन सब का आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास यानी जो भी कमीशन, जो भी मानदेय, जो भी राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, वो पैसा सदस्यों को प्राप्त होगा। चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 1000 करोड़ रुपया हो, वो सारे पैसे समिति के सदस्यों को मिलेंगे। लाभुक भी कौन बनेगा? जो समिति के सदस्य रहेंगे, लाभुक में वही रहेंगे और हिस्सेदारी भी वही होंगी। इसका सबसे बड़ा एक चीज़ और आप लोगों ने भरा होगा, एक घोषणा पत्र भरा, उसमें एक नॉमिनी भी भरा और एक घोषणा पत्र भी भरा, दोनों चीज भरा। और साथ ही आप कोऑपरेटिव बैंक के एक अंश के शेयर होल्डर बन जाइएगा। इस समिति में सदस्यता प्राप्त करने के बाद कोऑपरेटिव बैंक के एक अंश के हकदार बन जाइएगा। इसमें सरकार की इसमें 100% निगरानी रहेगी। नुकसान तो होना ही नहीं है, सरकार की 100% निगरानी रहेगी, इसलिए नुकसान का सवाल ही नहीं है। सरकार वही काम आपसे करवाएगी जो आपके कल्याणकारी के लिए है। इस समिति के गठन होने के बाद में पशुपालन से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं, कृषि से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं। आप लीज पर जमीन लिए खेती कीजिए, बीज उत्पादन कीजिए, पशुपालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, बड़ा आप ये क्या कहते कोल्ड स्टोरेज बनवाइए। मैंने वो सारा जितनी योजनाएं के काम है सरकार के, वो आप सारे कार्य करने के लिए आप सक्षम हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अपना आर्थिक विकास करें, समिति में अपना निबंधन करवाएं और भी अपने जितने लोग हैं पूरे देवघर जिला के अंतर्गत सभी को प्रोत्साहित करें कि इस समिति में निबंधन करा के सरकार के द्वारा जितने भी लाभ हैं उस लाभ को आप प्राप्त करें। आज मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि सब लोग तो समझा ही रहे हैं। जितना बोलना था बाबा साहब के बारे नहीं बोलूँगा, ना किसी के बारे में बोलूँगा, बस इस समिति का फायदा बता रहा हूँ आप लोगों को। समझे ना? चलिए अब इतना ही बोल के धन्यवाद। और अगर